25 से 30 मिनट के अंदर आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज एक जगह बताने वाली हूँ। सारे कंसेप्ट को एक बार ब्रश अप कर दूंगी, रिवीजन हो जाएगा। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट या नॉर्मल स्कूल बोर्ड एग्जाम है या सीयूईटी के लिए भी आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने एक जगह रख दिए, सारे कंसेप्ट आपकी एक जगह है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है आई एवरेज। क्या होता है आई? यानी कि आपका करंट, अगर आपको कोई एवरेज करंट निकालने के लिए दे, और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि इस इंस्टेंट पे कितना करंट है वो निकाल के कर कोई बोले देने के लिए। तो इसके लिए दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। देखिए एवरेज के लिए क्या होगा, एवरेज कब होता है जब बहुत लंबे टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो एवरेज लेने के लिए आप क्या करेंगे, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन टी, यानी कि आपका टाइम, यानी कि आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या है वो होगा आपका क्या, डेल्टा टी। वैसे ही क्यू फाइनल क्या है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल जो होगा वो होगा आपका डेल्टा क्यू। एंड दिस विल बी व्हाट योर, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको आई एवरेज मिल जाता है। अगर आपको आई इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है, यानी इसी इंस्टेंट पे बताइए कितना करंट था, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्यू को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन में कितना कुलम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। अब आईटी ग्राफ का एरिया, अब देखिए जैसे हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ में अगर कोई दे दे आपको आईटी ग्राफ और कुछ ग्राफ दे के आपको बोले इसके अंदर का एरिया कितना होगा, ये एरिया क्या डिनोट करता है, ये एरिया आपका क्यू चार्ज डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि भाई ये करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, अपने फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए, आई डिवाइडेड बाई ए यानी कि आपका एरिया होता है। क्योंकि आप देखिए करंट डेंसिटी बोल रहा है, यानी किसी गिवन एरिया में कितना करंट है, तो ये क्या होगा आपका ए, आपको एरिया तो लेना ही पड़ेगा। अब जब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए होगा एंड देन जे ए कॉस थीटा आपको फाइनल देखने को मिलेगा। अब वैसे ही अगर आप जे वेक्टर लिखेंगे तो इसका एक और फॉर्मूला है माइनस एन ई, और वी डी ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी क्या होता है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है जो कि mm पर सेकेंड होता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है ना, इसकी फॉर्मूला ये देख लीजिए, ई बाई एम एंड देन ई ये हो गया एंड देन टाउ, ये क्या है आपका, टाउ का सिंबल है, दैट इज नोन एज योर रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि जब आपका करंट पास होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बिल्कुल mm पर सेकेंड बहुत कम से ऐसे घिसड़ के ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके चलते हैं। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी ये मोबिलिटी क्या होता है। इसका ये फॉर्मूला है जिसको m ऐसे करके डिनोट करते हैं, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम भी इसको कहते हैं। तो सारे फॉर्मूलाज एक साथ आपको मिल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बताता है v इज इक्वल टू आई आर बताता है। एंड इसमें अगर आप ग्राफ देखेंगे तो v और i के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन अगर यहाँ i हो यहाँ v हो तो क्या होता है आपका स्लोप 1 बाई रेजिस्टेंस यानी आपका कंडक्टेंस देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो v इज इक्वल टू आई आर, ये एक फॉर्मूला याद हो गया। अब एक और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट इज i इज इक्वल टू v बाई आर। बेसिकली क्या है, i को अगर हम लोग रखेंगे r को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में था r, तो v बाई आर डिवाइड में चला जाएगा। तो जब v बाई आर इज इक्वल टू आई होगा, अब ये जो v रहेगा, v क्या होता है ना, बेसिकली हमेशा याद रखिए कि आपका वोल्टेज हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। जहां पर हाई वोल्टेज होता है उसके से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। अब एट दिस पॉइंट आपका VA जो है वो हाई वोल्टेज है, VB जो है वो आपका लो वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो I होगा, I क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। अब आप V क्या लेंगे, ये वाला V लेंगे, ये वाला V लेंगे, दोनों में से कोई V नहीं लेंगे। आप करने वाले हैं हाई माइनस में लो वोल्टेज करेंगे तो आपको V मिल जाएगा। तो VA माइनस VB करते हैं, ये आ गया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई, ये R जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस होता है आपका रो L बाई A, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। रो क्या होता है आपकी, रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है, अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, एंड ए इज योर एरिया, एल इज योर लेंथ, यानी आपका रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड देन इट इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब रेजिस्टेंस जो है रो एल बाई ए है एंड देन एम एल डिवाइडेड बाई एन ई टाउ ए होता है। ए इज योर एरिया एंड टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक और चीज पे डिपेंड करता है कि आपके करंट का फ्लो कितना है, रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, दैट इज आर टी जो है वो कितना, पहले आर नॉट क्या था और फिर 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी होता है। अल्फा क्या होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, या तो ये क्वेश्चन में देगा या तो सब चीज दे देगा, आपको एक फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो जब आप रेजिस्टिविटी और टाइम का ग्राफ निकालेंगे ना, तो ये जो आप देख रहे हैं
ये क्या है, अल्फा पॉजिटिव होता है, और अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो ये अल्फा नेगेटिव दिखा रहा है। तो अगर अल्फा पॉजिटिव होता है, ये किसके केस में होता है, कंडक्टर्स के केस में होता है। वही अल्फा नेगेटिव किसके केस में होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में होता है। अब यहाँ पर अगर अल्फा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी करंट को ये पास नहीं होने देगा। और यहाँ अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, जो कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट अगेन आ जाता है, बिकॉज इसके बिना आपके सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दे रहा है और एक होता है आपका बैटरी, अब आपको सिंबल्स कैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखिएगा, आप देखिएगा करंट का फ्लो अगर सीधा सीधा है तो V इज इक्वल टू प्लस आई आर लगता है, लेकिन अगर उल्टा रहता है तो V इज इक्वल टू माइनस आई आर लगता है। ये समझ आ गया। अगर आप बैटरी के केस में देखेंगे तो इसमें आपको करंट का फ्लो नहीं देखना होता है, यू हैव टू सी कि आपका पहला प्लेट क्या है। अगर करंट इधर से आ रहा है और पहला प्लेट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ईएमएफ लेंगे, और अगर आपका करंट इधर से आ रहा है पहला प्लेट नेगेटिव है तो आप अपना नेगेटिव ईएमएफ लेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो आपका रेजिस्टिविटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है। अब ये जो आपका रेजिस्टिविटी होता है, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है आपका कंडक्टेंस, जिसको जी से डिनोट करते हैं, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है आपका कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, और ये जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये किसी के शेप या साइज पे नहीं डिपेंड करता है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसलिए याद रखिएगा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम चीज नहीं है। अगर आप कोई आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोले जे, और ये जे क्या होता है, आपका करंट डेंसिटी होता है, यहाँ दिखा देती हूँ, जे है आपका करंट डेंसिटी। तो अगर आपको कोई बोले कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, तो E का वेक्टर एंड देन व्हाट इज दिस, ये सिंबल आपका कंडक्टिविटी का होता है, ठीक है, एंड देन E डिवाइडेड बाय आप इसको रेजिस्टिविटी यानी रो भी लिख सकते हैं। अब कंडक्टेंस इज G एंड कंडक्टिविटी इज सिग्मा। तो ये जो G है आप इसको 1/r लिख सकते हैं, और ये जो सिग्मा है इसको 1/ρ लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो 1/ओम जो होता है वो इसका यूनिट होता है, या इसको MHO भी बोलते हैं, ये भी यूनिट होता है, या साइमन भी इसका यूनिट होता है, या फिर अगर आप कंडक्टिविटी के लिए देखेंगे तो बस एक मीटर -1 और ऐड हो जाता है, वैसे साइमन मीटर -1 कंडक्टिविटी का एक और यूनिट हो जाएगा। अब आता है किरचॉफ करंट लॉ। इसमें दो बेसिकली आता है, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, और ये दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताता है कि ये जो एक जंक्शन है, तो अगर करंट इधर से आया तो जो जंक्शन पे यहाँ मिला, तो जितना करंट ये आया I1 I2, और जंक्शन के बाद जितना करंट निकलेगा I3 I4 जो भी है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि I1 प्लस I2 जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर निकलेगा I3 प्लस I4। ये बता दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप एक सर्किट है, सर्किट में किसी एक पॉइंट से आपने शुरू करके आप गोल घूम के जब वापस उस पॉइंट पे आएंगे ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, यानी अगर एक क्लोज्ड लूप में आपको टोटल यहाँ जीरो एंड आके आपको जीरो ही मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं अभी समझाती हूँ, जैसे आप यहाँ देखिए, ये वाला भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो आपको मैंने समझाया ना, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से साइन लेते हैं। देखिए हमने ये पॉइंट लिया, हम इधर चले, पहला प्लेट क्या आया, नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे, -E लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमको मिली रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, तो IR होगा, और करंट आपका इधर से फ्लो कर रहा है तो R1 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने पे R2 मिलेगा, ये भी पॉजिटिव में होगा तो IR2 होगा, और टोटल जब आप देखेंगे ना मिला के 0 के बराबर होगा। तो एट दिस पॉइंट मैंने ये किरचॉफ लॉ भी समझा दिया, और ये वाला भी कैसे आपको पुट करना है ये भी बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए एक तो हो गया बाहरी रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक हो गया कि बाहरी रेजिस्टेंस आपने लगा दिया है, एक जो आपका बैटरी होती है ना, बैटरी में भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, यानी बैटरी भी रेजिस्ट करता है, एंड ये होती है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी बैटरी खुद रेजिस्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है, जो आपका बैटरी होता है ना, उसके साइड में छोटा सा ऐसे रेजिस्टेंस का साइन देते हैं, तो ये आपका टोटल में एक बैटरी है जो कि V। अब आपको ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कभी आपने देखा होगा EMF ऐसे लिख देते हैं, कभी V होता है। ये V वोल्टेज और EMF में क्या डिफरेंस है, वोल्टेज और EMF बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सेम है, सेम इन द सेंस सेम नहीं, मतलब कि EMF जो होता है वो बैटरी का, आपके जो सेल का EMF होता है कि चलो ये इतना वोल्टेज देगा, लेकिन जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट की आपने बैटरी ली, तो ये 10 वोल्ट उसकी EMF है, लेकिन उसका वोल्टेज क्या है, क्या पता वो 9 वोल्ट ही दे रहा हो, पूरा का पूरा वो नहीं देता है। तो जो आपको फाइनल मिलता है दैट इज योर वोल्टेज, EMF तो उसकी एक्चुअल क्या वोल्टेज है वो बता रहा है।
ये समझ आ गया। चलिए अब यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। सबसे पहला केस है अगर बैटरी कनेक्ट ना हो तो क्या होता है। देखिए अगर बैटरी जो है आपका इस तरीके से उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आपका कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो जब कोई करंट पास नहीं होगा तो ये इसका V जो होगा वो EMF के बराबर ही होगा, यानी कि जितना इसकी कैपेसिटी है उतनी ही इसकी V रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डिस्चार्जिंग बैटरी यानी कि आपका करंट पास हो रहा है इसमें से, इसका मतलब क्या होता है कि आपका V जो हो जाता है वो कम हो जाता है EMF से, यानी इसकी जितनी कैपेसिटी थी वोल्टेज देने की उससे कम वोल्टेज ये देता है अगर डिस्चार्जिंग बैटरी का केस होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, V इक्वल टू IR होता है ना, तो इसका V कैसे निकलेगा, एक EMF रहेगा और फिर माइनस में IR कैसे करेंगे, इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है I एंड देन R होगा, एंड ये उल्टा करंट जा रहा है तो माइनस का साइन इसीलिए यहां लग रहा है। अब अगर कोई बोल दे कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है एंड देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें क्या करेंगे, I इज इक्वल टू EMF बाई कैपिटल R प्लस में स्मॉल r होता है, ये आपका आ जाएगा करंट की वैल्यू। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों पे ही डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए केस 3 होता है अगर बैटरी चार्ज हो रहा हो, जैसे कि आपकी फोन की बैटरी, आपके लैपटॉप की बैटरी चार्ज होती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका V यानी आपका वोल्टेज ज्यादा होता है, EMF कम होता है, यानी इसकी अगर 10 वोल्ट की कैपेसिटी है तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा हो जाता है 12 वोल्ट, इस तरीके से ये करता है। लेकिन ये होता है V जो होता है वो आपके EMF से ज्यादा हो जाता है और इसका इक्वेशन में E प्लस में IR हो जाता है, क्योंकि जो आपका करंट ट्रैवल करता है ना, ये तो हो गया डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग में इधर ट्रैवल करेगा तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन हो जाता है, तो ये हो गया। तो V इज इक्वल टू IR है ना, इसके साथ एक और याद कर लीजिए, EMF देन कैपिटल R यानी कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी होता है आपका V का फॉर्मूला। तो ये अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एक डिस्चार्जिंग सर्क्यूट का ये हो गया फॉर्मूला और चार्जिंग का ये फॉर्मूला हो गया। तो देख लीजिए मैं पूरा का पूरा आपको रिवाइज भी एक बार कंसेप्ट ब्रश अप करा दे रही हूँ, उसके साथ सारे फॉर्मूलाज आपको साथ में भी दे रही हूँ। चलिए आगे बात करते हैं करंट डिवाइडर मेथड क्या होता है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, करंट यहाँ आया एंड देन इस पॉइंट पे करंट दो जगह डिवाइड कर गया है। ये जो आपका करंट डिवाइड हुआ ये I था एंड यहाँ पर गया आपका I1 करंट और इस वाले में गया I2 करंट। अगर आपको बोले कि I1 करंट कितना है, I2 करंट कितना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। I1 को फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला भी भूल जाइए, अभी बस इतना समझिए, I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 करेंगे, यानी ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस, और I2 के लिए I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पर R1 आएगा कि R2, देखिए I1 करंट को फाइंड आउट करने के लिए R2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और I2 करंट को फाइंड आउट करने के लिए R1 से आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये समझ आ गया, ये दो फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए। अब जो I1 R1 होता है एंड ये इक्वल होता है आपके I2 R2 के, यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट सर्क्यूट क्या होता है। देखिए शॉर्ट सर्क्यूट में बेसिकली क्या कंसेप्ट यूज होता है ना, कि हम जानते हैं कि हमारा जो करंट है ना हमेशा कम रेजिस्टेंस जहां हो वहां से ट्रैवल करना चाहता है। देखिए हम लोग भी ना अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहते नहीं है, हम वो रास्ता क्यों लेंगे, जैसे दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे है कि भाई दिक्कतें ही दिक्कतें हैं और दूसरा रास्ता इजी है, तो हम इजी वाले रास्ते पे जाएंगे ना, दिक्कतों वाले पे क्यों जाएंगे। अब मुझ जैसा कोई सरफिरा इंसान हो जो कि बोले कि नहीं भाई लेट्स डू एडवेंचर, घूमते हैं उस दिक्कतों वाले रास्ते में ही, तो वो अलग बात है। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि शॉर्ट सर्क्यूट होता क्यों है, तो मान लीजिए आप यहाँ खुद देख लीजिए, यहाँ पर थी रेजिस्टेंस और इस वाले तार में कुछ नहीं था, तो देखिए करंट क्या सोचेगा, वो सोचेगा नहीं भाई लेट्स डू एडवेंचर, हम ना रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे जाएंगे, हमें तो दिक्कतें पसंद है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो चाहता है भाई अवॉइड करना, नहीं जाना है भाई मुझे रेजिस्टेंस के पास, ये इधर से रास्ता मोड़ के निकल जाता है एंड ये रेजिस्टेंस बेचारे के पास तो करंट आया ही नहीं, ये हो जाता है शॉर्ट सर्क्यूट। चलिए इसमें क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट सर्क्यूट है कि नहीं, आप ना इसके टर्मिनल वोल्टेज देखिए, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों इक्वल होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा, बिकॉज यहाँ पर तो करंट आया ही नहीं है, करंट तो भाई अपना रास्ता मोड़ के निकल चुका है। अब बात करते हैं आपकी रेजिस्टेंस की, ये तो क्लास 10th में भी पढ़ते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 और जितने भी रहते हैं वो होता है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 ऐसे होता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किसमें करंट सेम रहेगा किसमें वोल्टेज सेम रहेगा, तो बहुत आसान है, ध्यान से बस इसको देखिएगा ध्यान से। अगर आप ध्यान देंगे तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों ही क्या है, तीनों ही एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज में आप देखिए यहाँ से जो करंट आया यही सेम करंट तो सबके अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका करंट
सेम होगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। यहाँ दूसरा वोल्टेज जाएगा, यहाँ दूसरा वोल्टेज जाएगा, यहाँ दूसरा वोल्टेज जाएगा। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में देखेंगे तो यहाँ से करंट आया, लेकिन करंट आधा इधर डिवाइड हो रहा है, आधा इधर डिवाइड हो रहा है, आधा इधर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आपका जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। देखिए ऊपर वाले के केस में भगवान जी ने करंट सेम दे दिया था तीनों को, तो वोल्टेज डिफरेंट दे दिया। इस वाले केस में अगर करंट डिफरेंट दे दिया है तो वोल्टेज सेम कर देंगे, तो दिस इज द केस। अब तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो वेरी इजी। इसमें अगर आप देखेंगे बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये है आपका एक रजिस्टर, ये है दूसरा, ये तीसरा, एक्चुअली ये फर्स्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड चौथा है। तो इसके बीच से कोई करंट पास करता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। इसका रहना ना रहना एक बराबर है। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो इसकी सेम वोल्टेज आएगी, दैट इज 0 वोल्ट। डन। चलिए अब यहाँ पर अगर सारे ही रेजिस्टर सेम लगा दिया आपने, यानी यहाँ भी 10 ओम का लगा दिया, यहाँ भी 10 ओम का लगा दिया, यहाँ भी 10 ओम का लगा दिया, यहाँ भी 10 ओम का आपने रेजिस्टर लगा दिया, तो क्या, तो अगर आपको कोई आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आर इक्विवेलेंट आपका आर के बराबर दैट इज 10 ओम के बराबर ही होगा। ये टोटल इक्विवेलेंट को अगर आप सॉल्व करना चाहते तो आप कर ही सकते हैं, अब समय की बर्बादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये याद कर लेते हैं तो अगर सारे रजिस्टर सेम हो जाते हैं तो आर इक्विवेलेंट उसी रजिस्टर के बराबर होता है, दैट इज अगर 10 ओम है तो 10 ओम के ही बराबर आ जाएगा। तो बाय दिस मुझे लगता है कि आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी। एंड आई डोंट नो कि आप ये वीडियो, ये जो आप शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं, तो क्या आप नीट के लिए देख रहे हैं या सीयूईटी के लिए देख रहे हैं, वैसे तो ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगी। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यहाँ पर तो मैं रिवीजन करा रही हूँ, सारे फॉर्मूला शीट्स आपको एक जगह दे रही हूँ, मगर एक्चुअली में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलाज देखने में लग रहे हैं कि बहुत आसान आसान से फॉर्मूला है, बेसिकली आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं आता होगा तो यू कांट सॉल्व योर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करना है मैं बोलूँ, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स, दीज आर बेस्ट। अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये नीट फ्लेक्स की बुक ले सकते हैं। यहाँ तक कि ओजवाल तो यहाँ नीट के लिए पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करता है। अगर आप डिस्काउंट कूपन कोड अभी दीदी 10 यूज करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट मच डिस्काउंट। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक यूज कर सकते हैं। अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई ओजवाल सबके लिए सोच रखा है इसने, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी आप फिजिक्स सब्जेक्ट जो भी है आपका, सेम कोड अभी दीदी 10। ओजवाल की किसी भी बुक को आप खरीदेगा अभी दीदी 10 कूपन कोड लगा के, दोनों के लिए ही कूपन कोड सेम है, अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दीज बुक्स आर जस्ट इनफ फॉर व्हाटएवर एग्जाम, नीट हो, सीयूईटी हो, यू आर गोइंग टू रॉक इट। बिकॉज ये बुक्स जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड एनालिसिस है, यहाँ तक कि कौन से साल में कैसे क्वेश्चंस आए एंड आगे कैसे क्वेश्चंस आने वाले, उसी हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट बुक है अभी के लिए। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो अभी तक की बेस्ट बुक विच आई फाउंड आउट टू बी, एंड दीज आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट या सीयूईटी। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कर दे सेल का तो क्या होगा, देखिए जो आपका ईएमएफ इक्विवेलेंट होगा वो आपके सारे ईएमएफ जोड़ के होगा एंड विद साइन आपको जोड़ना है। अब साइन कैसे देना है वो बता दिया। अगर फिर आर इक्विवेलेंट यानी कि इसका आर यानी इंटरनल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, सबका आर आप जोड़ देंगे तो वो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट का इस तरीके से सेल लगा हुआ है। तो इसका ई इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, तो नथिंग, यू जस्ट क्या करिए, किसी एक डायरेक्शन से शुरू करिए। आपको क्या है, फर्स्ट प्लेट आया आपका पॉजिटिव प्लेट तो आपने पॉजिटिव लिख दिया, नेक्स्ट प्लेट आया नेगेटिव प्लेट तो आपने नेगेटिव लिख दिया, नेक्स्ट प्लेट आया पॉजिटिव प्लेट तो आपने पॉजिटिव लिख दिया, एंड देन आपको कैलकुलेट करके ई इक्विवेलेंट यानी ईएमएफ इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगर पैरेलल में सेल्स लगे हुए, देखिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों पैरेलल में रखा है, इसका ईएमएफ है कुछ E1 और इसका ईएमएफ E2 है, तो ये क्या है R1 है, ये R2 है, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होगा आपका 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके होगा। ऑब्वियसली यार जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ऐसे ही तो चलता है। E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो E1/R1 + E2/R2 इस तरीके से आप आगे करेंगे। अगर कोई n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बैटरीज लगा दे, यानी कि सेम बैटरी ऐसे आपको पैरेलल में लगा के दे दे, तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R/n का, जहां आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। एंड अगर आप E इक्विवेलेंट देखेंगे इस केस में, अगर सारे आइडेंटिकल बैटरीज लगे रहे तो आपको E इक्विवेलेंट E के बराबर ही मिलेगा। यानी अगर आपने 10 वोल्ट की 10 बैटरी ऐसे ऐसे लगा दी ना, तो टोटल जो आपको मिलेगा ना वो आपको ईएमएफ 10 वोल्ट ही मिलेगा। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पावर का ये फॉर्मूलाज याद रख लीजिए, P = VI, अगर याद नहीं हो रहा तो VI = P, VIP देखे ना तो VI = P ऐसे याद कर लीजिए। I²R या फिर इसको V²/R भी इसका फॉर्मूला होता है। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये बता देती हूँ। ये वाला तब यूज करना है जब सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, और ये वाला तब यूज करना है जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्यों, क्योंकि सीरीज के केस में आपका क्या होता है, करंट सेम होता है, तो आपको करंट सेम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ
पर सीरीज में क्या होता है कि आपका जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, लेकिन पैरेलल के केस में आपका पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है, अगर हीट की बात की जाए तो हीट होता है पी टी, और इसको और क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई आर टी भी लिखते हैं। तो हीट जो है आपका रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट घटेगी। बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, देन एमीटर, देन वोल्टमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, एमीटर भी सीरीज में कनेक्टेड होता है, लेकिन आपका वोल्टमीटर क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट आपका कैलकुलेट करके देता है, यहाँ तक कि करंट की डायरेक्शन भी बताता है। एमीटर क्या होता है, ये लार्ज करंट को मेजर करता है। ठीक है, एमीटर का हमेशा देखा जाता है कि अगर कोई आइडियल एमीटर होना तो इसकी रेजिस्टेंस मिनिमल होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो बताती हूँ, अभी रुक जाइए। और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बता रही हूँ, रुको जरा सब्र करो, ध्यान से देखिएगा। एमीटर के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सीरीज में लगा रहे हैं। तो ये हमने ले लिया एमीटर, ये लगा दिया हमने सीरीज में। ठीक है, अब अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो क्या होगा कि जो आपका करंट आएगा ये तो सारे करंट ही रोक लेगा, आगे तो बढ़ने ही नहीं देगा करंट को, आपका सर्किट ही खराब कर देगा। तो इसका एक आइडियल एमीटर का हमेशा रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए ताकि करंट आराम से पास करके आगे बढ़ जाए। अब केस देखते हैं आपका वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर जो कि आपका पैरेलली होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने यहाँ वोल्टमीटर लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ लगा रखा है, यहाँ पर आपने कुछ लगा रखा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम है, तो हमने तो वो वाला देखा था ना कि दो रास्ते रहेंगे, एक में मुसीबतें रहेंगी, एक में नॉर्मल रास्ता रहेगा। तो जो करंट रहेगा वो नॉर्मल रास्ता चुनने के लिए सोचेगा। अब देखिए, अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, आपका करंट इधर से जाने की कोशिश करेगा, इस वाले से तो जाएगा ही नहीं आपके इंस्ट्रूमेंट से। इसीलिए वोल्टमीटर की हमेशा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, अगर आइडियल वोल्टमीटर बोलूं तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो करंट आए वो बोले कि आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर, आई विल चेंज माय रूट एंड आई विल गो फ्रॉम हियर। ओके, तो इस तरीके से आपका रूट चेंज कर लेगा और वोल्टमीटर के अंदर करंट जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो सारा करंट तो यहीं से पास ऑन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा हो और एमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा सबसे कम हो, क्योंकि एमीटर को अपने अंदर से करंट पास कराना है, लेकिन वोल्टमीटर को अपने अंदर से करंट पास नहीं करवाना है, इसको करंट का रास्ता ही बदलवा देना है कि भाई मेरे अंदर मत आओ। ठीक है, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए वेरी इजी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे एंड इसके साथ एक शंट को पैरेलली में लगा देंगे, और ये जो आपका टोटल सिस्टम बना एमीटर है। इसमें एक बात मैं सारा लेबलिंग समझा देती हूँ। ये जो आपका लगा है दैट इज शंट, एंड ये जो आपको करंट आएगा, करंट कुछ तो ये आई जी बेसिकली क्या डिनोट करता है ना कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सबसे मैक्सिमम करंट जा सकता है उसको कहते हैं हम लोग आई जी। ये मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगा। ठीक है, अब इधर से कितना करंट पास होगा, अब देखिए यहाँ से जो करंट आया आपका ये आई जी गया, तो यहाँ पर कितना पास करेगा, आई माइनस का आई जी पास करेगा शंट में से। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा वो कुछ रेजिस्टेंस जी भी देता है। ठीक है, तो IG क्या है आपका मैक्सिमम करंट जो G से पास कर सकता हो। अब यहाँ पर RA क्या, तो RA क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अगर टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है कोई निकालने के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर कोई आपको RA निकालने के लिए दे तो आप कैसे निकालेंगे, RG देन शंट डिवाइडेड बाई RG प्लस शंट। ठीक है, और अगर आपको शंट का कोई निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, IG RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG करेंगे। तो ये हो गया आपके दो अगेन फॉर्मूला, याद कर लीजिए। अगर आपको कोई बोले गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको गैल्वेनोमीटर को आपको लगा देना है एक शंट के साथ, और ये जो आपका बनेगा वो वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वोल्टमीटर बन गया, और ये जो R होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूलाज अगेन आप याद कर लीजिए। RG क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ऑफ G हो गया, RV हो गया। तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस में इसका रेजिस्टेंस क्या है, दोनों जोड़ देंगे तो आपको वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी ये वाले के रेजिस्टेंस से, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम रहेगी, टोटल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा निकलेगी, ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर ना बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग दिखाता है, लेकिन ये बहुत ही बल्कि होता है, बड़ा होता है। यानी कि ये क्या होता है ना, ये जो आप वोल्टमीटर एमीटर वगैरह देख रहे हैं ना, उनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इफ आई से कि साइज
ऑलमोस्ट इतना सा होता है, इतना सा। अगर आपने अपने लैब वगैरह में देखा होगा तो, वैसे स्कूल वाले लैब कहाँ ही ले जाते हैं। देखिए इतना सा होता है, इतना सा होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर होता है दैट इज़ वेरी बल्कि, वेरी बिग होता है, लेकिन ये एक्यूरेट बताता है रीडिंग। इसमें क्या होता है, एक होता है आपका ये वाला, आप जो लेंथ देख रहे हैं ना, ये हमने एक वायर ले रखा है। ये जो आपको ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका जॉकी। इसे ऐसे 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 घुमा के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये वाला जो आप टोटल देख रहे हैं ना इतनी दूर, ये है आपका पोटेंशियोमीटर। आपको ये जो वायर है ना, इस वायर के बीच में ना पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, जिसको V/L से हम लोग डिनोट करते हैं। ये कुछ L लेंथ की वायर हमने ले रखी है। अब जब आप इस जॉकी को इधर उधर ऐसे वायर को घुमाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको नल पॉइंट मिलता है। और ये नल पॉइंट बेसिकली हम क्या करते हैं ना, फिर इससे EMF कैसे मेजर करते हैं वो बताती हूँ। इसमें ना जिस पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिला, उधर से उतना क्या है, कुछ x दूरी पे मिला, तो ये हो गया, मिल गया आपको नल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें नल पॉइंट पे क्या होता है ना, आपके गैल्वेनोमीटर से जो आपका करंट पास करता है वो जीरो करंट पास करता है। EMF की वैल्यू आती है V/L एंड देन x, यानी कितनी दूरी पे जाके आपका गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास कर रहा है, दैट इज योर नल पॉइंट। तो उतनी दूरी जो होती है वो x होती है। जब आप उससे इंटू करेंगे तो आपको EMF मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है, EMF जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर कोई आपको फॉर्मूला बोले तो Vx/L जो होता है वो इक्वल होता है ER/R प्लस स्मॉल r की। स्मॉल r हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलिए अब मीटर ब्रिज की बात कर लेते हैं। ये आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पर जो हम लेंथ लेते हैं वो 1 मीटर के बराबर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ RX लगा रखा है, RB लगा रखा है, यहाँ पर भी हम लोग वही वाला काम करते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे ले जाते हैं। अब एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको नल मिले, यानी कि आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास हो रहा है, उस पॉइंट पे आपने रोक दिया, तो ये पूरा लेंथ ऑफ वायर तो L है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका x वैल्यू होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका L माइनस का x वैल्यू होगा। अगर आप इस मीटर ब्रिज के सिस्टम को देखेंगे ना, तो ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखेगा। देखिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखिए A और B जो है ये 2 पॉइंट है, इसके बीच में आपके लग रखे हैं, एक x डिस्टेंस पे, एक है L माइनस x पे। तो एक x है, एक L माइनस x है। फिर यहाँ पर देखिए एक RX लगा है, एक RB लगा है, तो एक RX लगा है, RB लगा है। तो आप खुद देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला ऐसे लगा हुआ है। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऐसे है, ये वाला और ये वाले, ये वाला और ये वाला ऐसे है। तो बीच में जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, ये बीच में गैल्वेनोमीटर से IG जीरो पास करेगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला लगाइए, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका बल्ब का। बल्ब पावर रेटेड में क्या होता है ना, कि यहाँ पर जो को लिख के दे देगा कि इतने पावर का आपका बल्ब है, और वोल्टेज रेटेड में क्या होगा, इतने वोल्टेज का ये बल्ब है। लेकिन एक्चुअली में जो पावर वो देता है और जो वोल्टेज वो देता है वो डिफरेंट होता है। तो जो पावर रेटेड का फॉर्मूला होता है V रेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R होता है। अगर जितना वोल्टेज रेटेड का ये बल्ब है, यानी कि अगर ये 100 वोल्ट का बल्ब है और आपने 100 वोल्ट ही दिया, तो क्या होता है, आपको जो पावर मिलता है वो, अगर इसका 200 का पावर देने की कैपेसिटी है तो ये 200 का ही पावर देता है। लेकिन अगर 100 वॉट का बल्ब था लेकिन आप दे रहे हैं इसको 90 वॉट, तो इसको पावर आपको ऑब्वियसली कम मिलेगा। जितना पावर देना चाहिए था उससे कम आपको पावर मिल रहा है। तो ये इसका ऐसे फॉर्मूला हो। और क्या हो, अगर 100 वोट का बल्ब है और अगर आप 200 वॉट दे दे, मजा आ जाएगा ना, कि जितना पावर देना चाहिए उससे दुगना तिगुना पावर दे देगा। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आपने वोल्टेज जितना देना चाहिए था उससे ज़्यादा का वोल्ट दे दिया, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही देखा। एंड एट दिस पॉइंट आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज करा दिए हैं। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद। बचा पेज। ये क्या है? ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ। गई मम्मा, बहुत पसीना आ रहा है। अरे ये मेरा आइकॉनिक कपड़ा यहाँ क्यों दिख रहा है? दिस इज नॉट मी। किस एंगल से ये मैं दिख रही हूँ? चिड़िया इतनी शोर क्यों मचा रही हैं? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।